बताऊँ स्टॉक मार्केट में लोग बड़ा इरिटेट जाते हैं कि अरे यार ये बोला था अभी ये ऐसा क्यों चेंज हो गया, बट दैट इज हाउ स्टॉक मार्केट यार, ये डायनामिक है राइट। तो हमें देखना पड़ेगा। तो बहुत इसका हैक होता है कि यूएस में चीज़ें कैसी हो रही हैं राइट, यूरोप में चीज़ें कैसी हो रही हैं, फिर पता चलता है इंडिया में चीज़ें कैसी हो रही हैं। आपको क्या लगता है इन नेक्स्ट 10 ईयर्स के अंदर मार्केट में कितना बूम आ सकता है, या आप कैसे देख रहे हो उस चीज़ को, मतलब कितना बुलिश है उसको लेकर के? आई एम टू वेरी बुलिश, आई एम टू वेरी बुलिश। वही वॉरेन बफेट का कोट है दैट स्टॉक मार्केट्स इज नॉट फॉर पेसिमिस्ट, है ना। तो यू ऑलवेज हैव टू बी बुलिश कि लॉन्ग टर्म में सिचुएशन गेट्स बेटर ओनली। एंड आई फील हम तो यार बहुत लकी जनरेशन है, हम जो इंडिया की ये ग्रोथ देख रहे हैं, जहाँ पे मतलब तो इंडिया में ये है कि मुझे ख़राब सेक्टर बताओ कौन सा है, हाँ राइट। जिस सेक्टर में आप पत्थर मारोगे वही उसमें सोना निकल जाता है। कोई भी ट्रेडर आप देखोगे 7-8 महीने तक के बाद टिकता ही नहीं है, क्योंकि स्टेटिस्टिकली मैं आपको बता रहा हूँ। और ये यू विल मेक अ लॉट ऑफ स्मॉल प्रॉफिट्स, आप पॉकेट करते जाओगे, ठीक है, स्मॉल प्रॉफिट्स, और फ्रीक्वेंटली करते होगे, बट एक दो जो बड़े नुकसान होंगे ना, उसमें आपके सालों सालों का महीनों का प्रॉफिट एक साथ साफ हो जाएगा। और ये आप शायद लगा लो, कमेंट बॉक्स में आप लिख देना अगर कोई है, सो दैट सबको पता चल जाए। ये स्टेटिस्टिकल फैक्ट है। एक ब्लैक सोन अमाउंट आता है, आपको उड़ा देता है वो। तो हेलो एवरीवन, ये बॉन्ड्स पे टीवी का 6th एपिसोड है, जिसके अंदर हमारे साथ जुड़ रहे हैं काफ़ी स्पेशल गेस्ट, जिनका नाम है हर्ष गोयला सर। थैंक यू सो मच। हाँ, इनका काफ़ी जाना माना नाम है, अराउंड सोशल मीडिया पे टोटल मिलाए तो 1 मिलियन प्लस फॉलोअर्स हैं इनके। तो आइए जानेंगे इस वीडियो में इनके साथ फाइनेंस के कुछ ऐसे हैक्स और काफ़ी सारी नॉलेजेस जो हमारे साथ शेयर करेंगे। थैंक यू दीपांशु, वेरी एक्साइटेड टू टॉक टू यू, मज़ा आएगा आज। हाँ, सो बताइए सर, कैसे हैं आप? एकदम बढ़िया। मार्केट्स को देखते रहते हैं, बढ़िया चल रहा है आजकल। और मार्केट्स में तो ये बताऊँ, दिस द ब्यूटी ऑफ स्टॉक मार्केट, हमेशा एक्साइटमेंट लगी रहती है, कुछ ना कुछ चलता रहता है मार्केट्स में। तो हाँ, ऑल द सेम थिंग हाँ, मार्केट्स में। तो सर जैसे कि आप इतने टाइम से हैं मार्केट के अंदर, इतना आप यहाँ पे करेज है आपको, हर दिन आप इस मार्केट को टैप करते हैं, ट्रैक करते रहते हैं, हर चीज़ देखते रहते हैं, तो आपने इस मार्केट से सबसे ज़्यादा वैल्यूबल लेसन क्या सीखा? यार ऐसे तो आई फील कि लेसन तो बहुत होते हैं, हाँ और यू नो हर स्टेज ऑफ लाइफ में तुम्हें एक डिफरेंट लेसन हिट करता है। बट आई फील एक लेसन जो आई थिंक सबको जानने की ज़रूरत है कि स्टॉक मार्केट में अपॉर्चुनिटीज़ मिस करना इज़ ओके। मतलब यू शुड बी ओके। ऐसा नहीं कि भाई अपॉर्चुनिटी मिल गई तो आदमी पागल हो जाए, वरना तो आदमी तो पागल हो जाएगा ना स्टॉक मार्केट्स में, बिकॉज ये तो हर रोज़ ही कुछ बस मिस हो रही है। तो इट्स ओके टू मिस अपॉर्चुनिटी इन स्टॉक मार्केट्स। तो आई थिंक दैट इज़ द बिगेस्ट लेसन जो लोगों को चाहिए, और मुझे भी वन ऑफ माई बिगेस्ट लेसन्स। तो वैसे सर आप कैपिटल मार्केट में इतने टाइम से है, तो ऐसे और भी काफ़ी सारी मार्केट थी, जैसे आपने देखा होगा एक टाइम में क्रिप्टो बहुत बूमिंग में था, आपकी फॉरेक्स मार्केट भी मतलब काफ़ी प्रमोट होती रहती है पर डे। 100%। तो अब स्टॉक मार्केट में क्यों आए? मतलब यूएस मार्केट भी है और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं, मतलब अलग इंस्ट्रूमेंट्स हैं, तो आए? यार मुझे ना दीपांशु, मुझे कंपनीज पढ़ने में बड़ा मज़ा आता है, नंबर्स क्रंचिंग बड़ा मज़ा आता है। आई लाइक रीडिंग कि इस कंपनी का क्या स्कोप है, फ्यूचर में क्या कर रही है, बिजनेस सेगमेंट में क्या चल रहा है। तो बस वही मेरा पॉलिसी रीज़न है। एंड हाँ, दूसरा एक मुझे ये भी लगता है कि इक्विटीज आई वुड से आउट ऑफ द लॉट ना सबसे ज़्यादा सेफ एंड सिक्योर है। जैसे क्रिप्टो में इशूज़ आ जाते हैं, फॉरेन एक्सचेंज में इशूज़ आ जाते हैं, रिस्क रिवॉर्ड से भी आई फील इक्विटीज अच्छा है, एंड दैट्स वाई प्रेफर इक्विटी। मुझे बस पढ़ने अच्छी इक्विटीज बहुत मज़ा आता है, एंड दैट्स द प्राइमरी रीज़न कि मैं इक्विटीज़ प्रेफर करता हूँ। वैसे सर जैसे अब इतना टाइम हो गया मार्केट के अंदर, तो ऐसे तो मार्केट के अंदर पर डे इतने सारे एसएमई आईपीओज आ रहे हैं, आपके नॉर्मल आईपीओज भी पर डे आते ही रहते हैं, ऑलरेडी 5000 प्लस शेयर्स तो है ही मार्केट के अंदर। तो आप अपने पोर्टफोलियो कैसे डिसाइड करते हैं कि कौन सा शेयर कैसे, मतलब इतनी सारे तो आप भी रिसर्च नहीं कर सकते कंपनीज़ के बारे में, तो आप कैसे फाइनलाइज करते हैं शेयर्स को? ये देखो, मेरे ना कुछ फिल्टर्स होंगे, ठीक है। जैसे मैं बहुत स्ट्रॉन्ग फिल्टर देता हूँ कि कंपनी की सेल्स ग्रोथ अच्छी होनी चाहिए, है ना, कंपनी का प्रॉफिट इतना तो मुझे चाहिए। और दूसरा मुझे वो चाहिए कि कंपनी का डेट इक्विटी कम होना चाहिए। वो ज़्यादातर दिमाग कंपनी बर्बाद की होती है, उधारी, डेट। अगर डेट इक्विटी आपका कंट्रोल के में है ना, तो आधी प्रॉब्लम्स काफ़ी हद तक सॉल्व हो जाती हैं। तो एक तो मेरे फंडामेंटल बेसिक सबसे यूज़ करूँगा ये होंगे। दूसरा बताऊँ, मैं गवर्नमेंट बजट को बड़ा ट्रैक करता हूँ। गवर्नमेंट बजट? तो जैसे आप देखोगे पिछले 2016 से ही, जब मोदी गवर्नमेंट ना ये बहुत अफोर्डेबल हाउसिंग में काम कर रही है, तो NBFCs इफ़ यू सी, बैंक्स इफ़ यू सी, बहुत अच्छा किया है यार, राइट। तो अभी जैसे लास्ट ईयर इन्होंने डिफेंस में बजट बहुत बढ़ा दिया था, रेलवे और एनर्जी, तो हमें पता ही कि किस लेवल पे स्टॉक्स भाग रहे हैं। इस साल एग्रीकल्चर में बढ़ाया था। तो मेरे लिए ना वो बजट वो बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि गवर्नमेंट किस चीज़ पे फोकस करे। और बजट में भी ऐसा होता है कि कुछ बजट की चीज़ होती है, स्किल डेवलपमेंट जो है बजट में, इसमें क्या है, वो इमीडिएटली रिजल्ट नहीं दिखने वाला उसका रिजल्ट दिखेगा 3-4 साल बाद, अगर उसमें उसी तरह से होपफुली गवर्नमेंट अगर इन्वेस्ट करती रहे तो इन सेक्टर्स में, इन इंडस्ट्री में जो इन्वेस्ट करने में बड़ा मज़ा आता है। तो आई स्पेसिफिकली चोज दो जो गवर्नमेंट जिसके पीछे खड़ी हो।
तो जैसे आपने बात ही कर ली कि गवर्नमेंट जिस हिसाब से बजट निकालती है तो उस हिसाब से कुछ हाइप अप सेक्टर्स होते हैं जो गवर्नमेंट अनाउंस कर देती है कि इसके अंदर हम इतना बजट अलॉट कर रही है वो है, बट ऑलरेडी वो आपको ऐसा नहीं लगता कि वो बहुत ज़्यादा हाई पी पे या ऐसा कुछ है, क्योंकि ऑलरेडी मतलब लोग उसके अंदर अंधाधुंध पैसा डालते ही रहते हैं तो आपको लगता नहीं कि एंट्री कब लेनी चाहिए क्योंकि ऑलरेडी बूम बन गया ना उसका, तो आपको तो हाई पे ही परचेस करना पड़ जाएगा, तो आप उसको डिसाइड कैसे करते हैं, क्योंकि ऐसे शेयर्स के अंदर आपको एग्जिट लेना ये सब करना भी तो काफ़ी पहले से डिसाइड करना पड़ता है ना, तो वो सब चीज़ें हो कैसे पाती है फिर? यार सी है, शॉर्ट टर्म में तो उसका कुछ है ही नहीं, वो तो पूरा इन्वेस्टर सेंटिमेंट में गेम रोल कर रहा है। जैसे आप डिफेंस का देखोगे, ठीक है, तो डिफेंस, एरोनॉटिक्स और BEL ये सब हल्के से हल्के मैजिक डॉग शिप नीचे आ रहे हैं। इनका एक बड़ा रीज़न ये है कि इनकी ऑर्डर बुक बहुत अच्छी है। ऑर्डर बुक मतलब फ्यूचर में ये ऑर्डर मिलेगा, इतने ऑर्डर उनको बुक कर लिया, बट वो ज़रूरी नहीं ऑर्डर कैश में कन्वर्ट हो, राइट। तो मैं ये भी पढ़ा था कि अगर इन डिफेंस कंपनीज को अपनी वैल्यूएशन जस्टिफाई करनी चाहिए ना, तो इनकी अर्निंग शुड बी 10-20x जो अभी है, इससे तो बहुत अर्निंग्स चाहिए। तो वो आई एग्री विद यू, वो हल्का सा हाइप अप हो जाता है मिडिल में। बट इसमें दीपांशु यह पॉइंट ये आता है कि मैं वो देख ही नहीं रहा हूँ 1-2 महीने के लिए, मैं लंबे टाइम के लिए देख रहा हूँ। तो मैं बस देखता हूँ कि अगर कंपनी ठीक है, गवर्नमेंट बैकअप कर रही है, वो तो क्या कॉम्पिटेंट है वो, हाँ अभी थोड़ा इन्वेस्टर एक्साइड हो जाएंगे, ज़्यादा जनता एक्साइड हो जाएगी, फिर ठंडी हो जाएगी, फिर नीचे आ जाएगी, फिर एक्साइड हो जाएगी, तो जनता का तो चेंज होता रहता है। अब जैसे आप डिफेंस की बात करोगे, अब डिफेंस की बात नहीं करता, हाँ। अब आजकल एग्रीकल्चर बात करने लग गए हैं लोग, राइट। अब पहले एनर्जी कितनी बात करें, याद है टाटा पावर या और अडानी पावर यही चलते थे पहले तो एनर्जी, अब इसकी बारे कोई बात नहीं करता। एक टाइम पे रुचि सो आया था। तो ये स्टॉक मार्केट में लोगों की ना याददाश्त बहुत 2-3 महीने ज़्यादा होती नहीं है, क्योंकि इतनी सारी इन्फॉर्मेशन आ रही होती है ना, वो भूल जाते हैं, उनको याद नहीं रहता, और वही सेम फिर गलतियाँ दोबारा रिपीट भी होती थी, और आदमी उसको नोटिस नहीं कर पाते। या तो ऐसे में जैसे आपने कहा ऑर्डर बुक्स वगैरह के बारे में, ऐसी काफ़ी शेयर्स के बारे में बताया जाता है कि वो लोग अपनी बुक्स को मैनिपुलेट कर लेते हैं, ये सब चीज़ों में गलत दिखा देते हैं, जिसकी वजह से लोग एकदम हाइप अप हो जाते हैं, तो आप उनको कैसे फिगर आउट करते हो? या बताऊँ, सेइंग स्टेइंग अगर अकाउंट्स में मतलब सब लीगल तो रहते ही हैं, बहुत कुछ कंपनी होंगी जो एकदम ही इलीगल राउट उन्होंने पकड़ लिया, बट उस फ्रेमवर्क में भी ऊपर नीचे होता है। जैसे मैं आपको बाइजूस का एग्जांपल बता रहा हूँ, बड़ा इंटरेस्टिंग है। तो बाइजूस ने क्या किया था, जो मेन बाइजूस का आप सुना होगा ना, और कितने ऑडिटर्स छोड़ के चले गए, प्रॉब्लम आए। तो बाइजूस का जो फेसबुक एड्स है वो क्लाइंट का वो रखते थे, भर भर के एड्स आते थे बाइजूस के, तो राइट। तो बाइजूस ने उन एड्स का एक्सपेंस अपनी बैलेंस शीट में दिखाया एज अ एसेट, कि ये हमारी ब्रांड वैल्यू बढ़ा रहे हैं इन द लॉन्ग टर्म, गुडविल बढ़ा रहे हैं। तो टेक्निकली दे आर नॉट रॉन्ग। अब ऑडिटर्स बोल रहे हैं कि बेटा यार, अगर आपके अकाउंट्स क्लाइंट्स इससे आ रहे हैं तो ये आपका ऑपरेटिंग एक्सपेंस है, तो आपका खर्चा है, तो आपको प्रॉफिट लॉस में डालो, उसको एसेट्स तो दिखानी, इसको खर्चा दिखाना पड़ेगा। सही बात। इसमें भी इशू है। अब इसमें वही, अब इसमें कौन से कौन गलत है, अब सबका अपना अलग परसेप्शन है। अब हाँ, इसमें जज करना कि कंपनी का क्या इंटेंशन है बड़ा डिफिकल्ट है। ऐसे कमेंट्स हम मारते हैं, बट एक्चुअली इंटेंशन क्या डिफिकल्ट है। तो स्टेइंग विद इन द लिमिट्स ना, ऐसी चीज़ें हो जाती हैं कभी कभी, तो इट्स फाइन। और ये तो हर कंपनी में थोड़ा थोड़ा होता ही है। या तो ऐसे में तो जैसे सेक्टर के हिसाब से तो सब हाई अप ही है। आपको क्या लगता है कि आप कौन से सेक्टर पे भी बहुत ज़्यादा बुलिश हो? जैसे नॉर्मली आजकल लोग ईवी में बहुत ज़्यादा बुलिश है, आपके लिए भी तो होंगे ना कुछ हाइप? या उल्टा ईवी में ना, मैं आपको बताऊँ दीपांशु, मैं तो मेरा ईवी में पर्सपेक्टिव चेंज हो गया। अगर आप देखोगे यूएस में ईवी ना वो अच्छा नहीं कर रहा है, यूरोप में भी ईवी अच्छा नहीं कर रहा है। ये और उल्टा फोर्ड, आपका GM, आपका मर्सिडीज, कितनी कंपनीज ने ईवी में प्रोडक्शन कम कर दिया है। लास्ट ईयर 2023 में, आई वाज रीडिंग समवेयर, 55% ईवी जो भारत में बिकी, सॉरी यूएस में बिकी थी ना, वो टेस्ला थी। अच्छा। एलॉन मस्क खुद बोल रहे हैं रिपीट नहीं होगा। अब तो यार इसमें ये भी डालते हैं कि लोगों ने सिर्फ ईवी के लिए नहीं खरीदी, दे बॉट अ टेस्ला। अब देख लो, दैट इज ऑल्सो अ फैक्ट। तो और कब तक गवर्नमेंट, अब मतलब टिल व्हेन आर वी एक्सपेक्टिंग कि गवर्नमेंट भाई ईवी वालों को डिस्काउंट देगी, GST कब तक क्रचेस में करेगी? कभी तो करना पड़ेगा इंडिपेंडेंट। तो फॉर मी 4 व्हीलर्स ईवी ना अभी भी क्वेश्चन मार्क है, जो इट्स ओके। बट 2 व्हीलर ईवी, 3 व्हीलर ईवी, वो तो देख रहा है हमारे भारत देश में तो गुजरात, सूरत, छोटे छोटे शहरों में, सूरत जो बड़ा शहर है, बट हर छोटे छोटे शहर में भी वो 2 व्हीलर ईवी बिक रही है। तो फॉर मी ना वो एक बहुत इंटरेस्टिंग मार्केट है। तो टू आंसर योर क्वेश्चन, यार बताऊँ, स्टॉक मार्केट में लोग बड़ा इरिटेट जाते हैं कि अरे यार ये बोला था, भी ऐसा क्यों चेंज हो गया। बट दैट इज हाउ स्टॉक मार्केट सार, ये डायनामिक है, राइट। तो हमें देखना पड़ेगा। तो बहुत इसका हैक होता है कि यूएस में चीज़ें कैसी हो रही हैं, राइट, यूरोप में चीज़ें कैसी हो रही हैं, फिर पता चलता है इंडिया में चीज़ें कैसी हो रही हैं। तो इट्स वेरी डायनामिक। तो वन नीड्स टू अडैप्ट। और बड़ा डिफिकल्ट होता है, बताऊँ, कि आपने कुछ इन्वेस्ट करके कर दिया कि भाई ये तो फ्यूचर है, लॉन्ग टर्म, सबने बोला था उस समय फ्यूचर है। अब बाद में जब डेटा चेंज हो रहा है, डेटा नहीं दिखा रहा, तो फिर टू एक्सेप्ट दैट कि भाई आप गलत हो, और फिर उसको चेंज करना, बहुत गुस्सा आता है, बहुत इरिटेशन होती है अंदर से कि वो मतलब यू स्प्यू वेनम, है ना। तो दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ स्टॉक मार्केट्स, वो तो है ही। तो आपने दूसरा क्वेश्चन का जवाब नहीं दिया सर, आप कौन से सेक्टर पे भी बुलिश है? वो मैं सेक्टर में
ऑनेस्टली मैं क्लाइमेट चेंज सेक्टर में बहुत बुलिश हूँ. अच्छा, क्लाइमेट चेंज. आई फील दिस इज़ द थिंग फॉर द फ्यूचर. और क्लाइमेट चेंज ना इसमें बहुत, अब क्लाइमेट चेंज बहुत बड़ा जॉनर है, ठीक है. भारत में तो अनफॉर्चुनेट एज इट इज़ एयर पोल्यूशन भी हो रहा है, यहाँ पर पोल्यूशन कमी नहीं है, ठीक है. हर जॉनर का पोल्यूशन हमारे देश में है अनफॉर्चुनेटली. बट फॉर्चुनेटली ये है कि स्टार्टअप्स उस पर काम भी कर रहे हैं, कंपनीज पे काम कर रही हैं. तो और जो अभी स्टॉक मार्केट लिस्टेड कंपनीज हैं इसमें क्लाइमेट चेंज में, रिसाइकलिंग में, एयर पोल्यूशन, वाटर प्योरीफाइंग में, वो इतनी बड़ी स्केल की है नहीं. हाँ, ऑनेस्टली काफ़ी छोटी छोटी स्केल की है, तो उनमें थोड़ा रिस्क ज़्यादा रहता है और फंडामेंटली वो प्रॉब्लम रहती है उनमें इतनी. बट मैं इस सेक्टर में बहुत ज़्यादा बुलिश हूँ. आई एम 100% श्योर. गवर्नमेंट इस पे इसमें तो जियो पोलिटिकल प्रेशर भी पूरा लगा हुआ है ना, कि भाई अपना कार्बन फुटप्रिंट कम करो. हमारे देश में मतलब बेसिस तो हो ही रही है अनफॉर्चुनेटली, तो वो प्रेशर भी बना रहेगा. और इस बार मुझे लग रहा है लोगों को ना खुद, अब हमारे देश में पहले तो होता था कि घर रोटी कपड़ा, हाँ, बट अब जनता से ऊपर उठ गई है. अब लोगों को चाहिए साफ हवा. अब पीपल आर कॉन्शियस अबाउट इट कि दिल्ली में क्या हालत है. आप दिल्ली में आप भी रहते हो, हमें पता है क्या हालत होती है दिल्ली में. दिवाली पे क्या हालत हो जाएगी और न्यू ईयर विंटर्स के टाइम पे क्या हालत हो जाती है. तो पीपल आर गेटिंग कॉन्शियस और इसकी रिक्वायरमेंट बढ़ेगी. गवर्नमेंट इसमें पक्का करेगी मेरे हिसाब से. तो अगले 2-3 साल में ना, ये जब पॉलिटिशियन होंगे ना, ये उनके मैनिफेस्टो में आएगा पोल्यूशन बहुत मेजर चीज़. अच्छा, जो पहले घर रोटी कपड़ा में रखते थे, अब पोल्यूशन पे, इस पे फोकस करेंगे, ये बोलेंगे, क्योंकि अब जनता को चाहिए ये. दे वांट टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम. एंड इफ कहते हैं पीपल वांट टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, तो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट सॉल्व करेगी, चाहे कोई भी गवर्नमेंट हो. ठीक है सर. हमने जब सेक्टर की बात करी दी है तो एक मार्केट की बात कर लेते हैं. आपको क्या लगता है इन नेक्स्ट 10 ईयर्स के अंदर मार्केट में कितना बूम आ सकता है, या आप कैसे देख रहे हो उस चीज़ को, मतलब कितना बुलिश है उसको लेकर के? आई एम तो वेरी बुलिश. वही वॉरेन बफेट का कोट है दैट स्टॉक मार्केट्स इज नॉट फॉर पेसिमिस्ट, है ना. तो यू ऑलवेज हैव टू बी बुलिश, क्योंकि लॉन्ग टर्म में सिचुएशन गेट्स बेटर ओनली. एंड आई फील हम तो यार बहुत लकी जनरेशन है, हम जो इंडिया की ये ग्रोथ देख रहे हैं, जहाँ पे मतलब तो इंडिया में ये है कि मुझे ख़राब सेक्टर बताओ कौन सा है. हाँ, राइट. जिस सेक्टर में आप पत्थर मारोगे वही उसमें सोना निकल जाता है, और हर सेक्टर में इतना स्कोप है. तो टिल 2030 तो आई एम एक्सट्रीमली बुलिश. अब जैसे जो गवर्नमेंट की रिन्यूएबल एनर्जी गोल्स हैं 2030 तक, आपने सबने सुने, मेरे हिसाब से थोड़े ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक हैं. अगर आप ग्राउंड पे देखोगे कि मतलब वी आर एक्सपेक्टिंग कि हम हर साल 80 to 150% ग्रो करें, तब वो टारगेट पूरा होगा, जो ऑप्टिमिस्टिक है यार. मतलब इसमें आई कांट से कि इसमें डेटा नहीं मेरे पास कुछ बोलने के लिए इसमें. तो हाँ, शायद एग्जैक्टली वो अचीव ना कर पाए जो हम सब सोच रहे हैं. बट इज इट स्ट्रॉन्ग? 100% इज स्ट्रॉन्ग. 100% स्ट्रॉन्ग, नॉट अनडाउटेडली. आई एम तो एक्सट्रीमली बुलिश ऑन स्टॉक मार्केट्स. वैसे सर मैंने आपको सोशल मीडिया पे देखा था, आप वहाँ पे अलग फंडामेंटल एनालिसिस देते रहते हो स्टॉक्स के बारे में, राय देते रहते हो, अपने ओपिनियंस वगैरह बताते रहते हो. वैसे ही मैंने देखा सर आप ट्रेडिंग वगैरह के बारे में बहुत ज़्यादा ही मतलब वर्स बताते हो उसको. ये ऐसा क्यों सर, मतलब आप इतने ज़्यादा उसके अपोजिट क्यों है? या मेरा तो इसमें बड़ा स्ट्रॉन्ग स्टैंड है ट्रेडिंग पे. मतलब या मुझे बताओ, मतलब मैं 14 साल से मार्केट में हूँ ना, 2010 में मार्केट में आया था. कौन ट्रेडर प्रॉफिट कमा रहा है? मैंने आज तक किसी को नहीं देखा. मैं बता रहा हूँ 6-6 महीने सब मुझे दिखते हैं कि अरे यार ये प्रॉफिट का. और मुझे भी बचपन में ऐसे, बचपन क्या मतलब जब मैं 21-22 साल 23 साल का था, राइट, तो यू फाइंड समवन कि अरे यार ये बंदा क्या कमा रहा है. जैसे मेरे एक भैया थे वहाँ पे ब्रोकर हाउस में मिले थे, उनकी उस समय फोक्सवैगन पोलो वॉज लाइक द हिट कार. एंड आई एम टॉकिंग अबाउट 2012-2013. ठीक है, काफ़ी ओल्ड हो गया हूँ मैं. तो उस समय मुझे याद है उन्होंने अपने आईपैड उनकी पोलो में रखा था यार. अच्छा. एंड उस समय आईपैड खरीदना, वो तो एप्पल वॉज अ वेरी बिग थिंग ब्रो दैट टाइम. अभी तो चलो एप्पल अब काफ़ी नॉर्मल हो गया. उस समय एप्पल और फोक्सवैगन पोलो वॉज तो अभी भी आई वुड से बहुत ही कूल कार है. इंजन वाइज तो ड्राइव वाइज कोई कंपेरेबल नहीं उसका. तो मुझे लगता है भाई बंदे तो कमा रहे हैं, छाप रहे हैं. और यही था कि तो मेरे लिए वो थे जो लोग इंटरनेट में लोग हैं, शायद मेरे लिए वो थे, वो आइडियल हो गया. आइडियल थे कि भाई इसके से होना है कि दिखाते मुझे हर उस दिन देखो इतना प्रॉफिट, आज इतना प्रॉफिट. मैं सोचता हूँ भाई लाइफ सेट है. बट वो भी 6 महीने बाद गायब हो गया यार. अच्छा. कोई भी ट्रेडर आप देखोगे 7-8 महीने तक के बाद टिकता ही नहीं है, क्योंकि स्टेटिस्टिकली मैं आपको बता रहा हूँ. और ये यू विल मेक अ लॉट ऑफ स्मॉल प्रॉफिट्स. आप पॉकेट करते जाओगे, ठीक है, स्मॉल प्रॉफिट्स और फ्रीक्वेंसी करते होगे. बट एक दो जो बड़े नुकसान होंगे ना, उसमें आपके सालों का, महीनों का प्रॉफिट एक साथ साफ हो जाएगा. और ये आप शायद लगा लो, कमेंट बॉक्स में आप लिख देना अगर कोई है, सो दैट सबको पता चल जाए. ये स्टेटिस्टिकल फैक्ट है. एक ब्लैकस्टोन अमाउंट आता है, आपको उड़ा देता है वो. इसलिए आप देखोगे, आप सेबी की रिपोर्ट देख लो, हमें पता है. अब उसमें भी लगा लो 100 में से 90 लोग तो चलो ट्रेडिंग कर भी नहीं रहे, वो तो टिप्स में ही कर रहे हैं. दे आर थिंकिंग दैट दे डूइंग ट्रेडिंग, एंड आई एग्री, राइट. बट जो 10 लोग भी है ना, सबसे बड़ा प्रॉब्लम है उनके पास कैपिटल नहीं. अगर आपको ट्रेडिंग एक्चुअली फ्यूचर ऑप्शन करना है, कम से कम 25 से 30 लाख का कैपिटल होना चाहिए आपके पास. सेकंड, एक्सपेक्टेशन आर रिडिकुलस. वो तो यही रहती है. वो तो मतलब कुछ लिमिट ही नहीं एक्सपेक्टेशन की. तो वो तो कोई मुझे बोलता है कि बस महीने का 12% कमाना. महीने का 12% मतलब साल का 144%. उनको भाई तू मेरे पैसे ले और तुम ले पैसे काम करनी जल्दी. मुझे, मैं फ्री हूँ, मैं फाइनेंशियल 2 साल में फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस हो जाएंगे यहाँ पे. तो
यही है यार, कोई ट्रेडिंग में कोई पैसे कमाता ही नहीं है. इट्स सच अ हाई रिस्क गेम. यहाँ पे स्टेटिस्टिकली आप नहीं टेक सकते. और हर बड़ा इन्वेस्टर ही बोल चुका है. एक आप कौन सा मुझे बड़ा इन्वेस्टर बताओगे जो नहीं बोल चुका, राइट? तो कोई ट्रेडर सुपर रिच क्यों नहीं है, कोई ट्रेडर सुपर अमीर क्यों नहीं है? आई एम नॉट अगेन, इसके लिए मुझे बहुत हेट भी आती है. क्यों? क्योंकि मैं ना उनकी उम्मीद तोड़ देता हूँ. ट्रेडिंग एक उम्मीद है कि यहाँ पे आपको पढ़ाई नहीं करनी है, आपको ज़्यादा पैसे नहीं चाहिए, आप अपने घर से कहीं से भी यू कैन डू इट, और 3 महीने में मर्सिडीज और हेलीकॉप्टर. एक उम्मीद, एक सपना है. अब मैं जानता हूँ मैं वो तोड़ रहा हूँ, बहुत बुरी तरह वो उम्मीद तोड़ रहा हूँ, बट रियलिटी यही है. इट्स अ वेरी, ट्रेडिंग इज़ वेरी ग्लैमरस फ्रॉम आउटसाइड. थ्रिलिंग. रियलिटी में तो कुछ भी नहीं है. रियलिटी में से कुछ, आप रियलिटी में खुद देख लो, अपने आसपास देख लो. आप डोंट फॉरगेट अबाउट द पीपल ऑन द इंटरनेट. और मैं तो कितने लोगों को जानता हूँ ऑन फाइनेंस कंटेंट क्रिएटर, ऑल ऑफ देम आर ग्रेट पीपल, बट मोस्ट ऑफ देम जो बात करते हैं वो ट्रेड एक्चुअली नहीं करते. और तो सबको पता ही है अब, ठीक है, हर कोई ना कोई दिन आता है तो ट्विटर में कोई फट जाता है कि इसका ये फेक था, वो फेक था. और ये सबका एक देखना, सबका एक करके फटेगा. पीपल आर रियलाइजिंग दिस बहुत स्ट्रांगली. इफ़ यू आर अ गुड ट्रेडर यू विल नेवर बी अ ट्रेडर फॉर लॉन्ग, बिकॉज आप समझ जाओगे असली पैसा इन्वेस्टमेंट में. ये तो है. किसी भी शो देख लो, विजय केडिया देख लो, रामजी अग्रवाल देख लो, आप वॉरेन बफेट, चार्ली मगर, किसी को भी ले लो, आप किसी को भी ले लो. एंड वो ये फिर पीपल काउंट ऑन एक्सेप्शंस. जैसे कि बोलते कि नहीं बस वो ट्रेडर था, उसने कहाँ से कहाँ ले गए. मुझे इफ़ यू रिमेंबर क्रिप्टो जब चढ़ा था तो कितने क्रिप्टो की 18 साल का लड़का क्रिप्टो से बिलियनर बन गया, या कहाँ है वो? नहीं, राइट? पीपल आर मतलब बेटिंग ऑन एक्सेप्शन. एक्सेप्शन तो मतलब वही ऐसी बात हो गई, कोई बोलेगा कि भाई मैं सिगरेट पीता हूँ, बट क्या हुआ, एक बंदा 150 साल जिया. अरे भाई एक बंदा 150 साल जिया, बट 1 करोड़ लोग तो पहले मर गए ना. तो सेम चीज ट्रेडिंग में भी है. इट्स एक्सट्रीमली हाई रिस्क गेम. तो एक लेवल तक ठीक है, हाँ आप थोड़ी बहुत इनकम कर सकते हो, बट मेकिंग इट योर सोल इनकम फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ, इसमें यू हैव बेटर प्रोबेबिलिटी टू क्रैकिंग द IAS एग्जाम. अच्छा. एंड दैट्स अ फैक्ट. इससे मैं वर्ल्ड वाइड बता रहा हूँ, इट्स नॉट ओनली इंडिया, ये वर्ल्ड वाइड इशू है. वर्ल्ड वाइड ट्रेडिंग इज सच अ सेक्सी एंड अ ब्यूटीफुल ड्रीम टू सेल, नो, बट रियलिटी में ऐसा होता नहीं है. दैट्स इट. दैट्स आई एम. तो पहले तो मुझे लगता था कि आई शुड नॉट से दिस ओपनली, बड़ा हेट मिलेगा, वो मिलेगा, बट नाउ आई एम वेरी क्लियर इन दिस. अब जिसको, अब आई रियलाइज जो मेच्योर और जो मार्केट्स में एक्सपीरियंस है अब, हाँ, वो समझते हैं एंड दे अप्रिशिएट ऑल्सो कि हाँ ये सच है. बट जो लोग एकदम नए आते हैं तो फिर उनका लॉजिकल कुछ आर्ग्यूमेंट होता नहीं, तो पर्सनल टैक्स में हो जाते हैं कि अच्छा भाई तू ऐसा, तुमने ऐसा, तुम ऐसा, विच इज़ ओके, आई अंडरस्टैंड, वो होता है, मार्केट में एक्सपीरियंस हो तो ठीक हो जाएगा. सो दैट्स रियलिटी. दैट्स व्हाई तो स्टैंड अगेंस्ट ट्रेडिंग फॉर श्योर. तो जैसे लोग मतलब काफ़ी सारे जो यूट्यूबर्स है या मतलब जो ट्रेडिंग वगैरह में बताते भी है, मैं यूजुअली देखा भी है, वो लोग बोलते हैं कि अगर आप टेक्निकल एनालिसिस यूज़ करोगे, चार्ट्स, ट्रेंड लाइन, इंडिकेटर्स, वट ये सब चीज़ें बताते हैं, लोगों को मतलब लगता है कि हाँ सच में अगर मैं सिस्टमेटिकली उस चीज़ को बनाऊंगा, उस हिसाब से रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो लूँगा तो मैं प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकता हूँ. एक्चुअल में होता है क्या ऐसा भी? यार स्टॉक मार्केट ना 2 जगह एग्जिस्ट करता है, बुक, रियलिटी. है ना, किताब में इट इज़ द बेस्ट थिंग एवर, तुम करोड़पति ऐसे बन जाओगे, कुछ इसमें एक प्रॉब्लम है ही नहीं ऑन पेपर, राइट? और इसलिए इतना ब्यूटीफुल है. बट रियलिटी में ऐसा है नहीं, क्योंकि रियलिटी में आप खुद देख लो. चलो ठीक है, अगर आप ट्रेन टूल फॉलो करोगे, प्रॉपर्ली अपने फॉलो करते गए ना, तो यू विल कम आउट रिस्पॉन्सिबल प्रॉफिट्स. एंड आई एग्री, आप एक लेवल तक कर सकते हो. बट द पॉइंट इज व्हेन यू वांट टू मेक इट योर सोल इनकम, व्हेन यू वांट टू एक्सेड इट, अब मार्जिन ज़्यादा ले लोगे. पैसे इतने लोगों के पास अनफॉर्चुनेटली है नहीं अभी. जैसे जैसे रिस्क बढ़ता रहेगा आपका डिसीजन पूरा चेंज होता है. जैसे इसलिए मैं बता रहा हूँ, अगर 10 रुपये का नोट खो गया, कुछ फर्क पड़ता है? नहीं. नोटिस भी नहीं करोगे ना, मैं नोटिस, कुछ नहीं फर्क पड़ेगा, राइट? बट अगर 500 की 4 नोट खो गए, फर्क तो पड़ता है. फर्क पड़ेगा भाई. मैं देखूँगा क्या हुआ क्या हुआ, मैं वापस जाऊँगा, पूरा छान के आऊँगा, मेरा घर पे गया था, मैं फिर ऑफिस में था, यहाँ था, इससे बात हुई, वॉलेट अप खोला था. अल्टीमेटली तो पैसे ही खोए, तो डिफरेंस की रिएक्शन में 10 पैसे तो हैं, बिकॉज अमाउंट ऑफ मनी विल कम्प्लीटली चेंज योर रिएक्शन. एंड यही चीज़ ट्रेडिंग में होती है. जैसे ही आपका पैसा बढ़ता है ना ट्रेडिंग में, ऑफ कोर्स कभी ना तो आपको अच्छा प्रॉफिट कमाना है ना, और वो पैसा नीचे आ गया, तब सर भगवान से भरोसा उड़ जाता है उस पॉइंट में. और फिर जो होता है वो हमें दिख रहा है, वो स्टेटिस्टिक्स बता रही है. इसमें मुझे मतलब इससे आई डोंट नीड इवन प्रूव एनीथिंग, ये स्टेटिस्टिक्स बता रही है, और मैं तो डेटा में ही बिलीव करता हूँ. तो दैट्स व्हाई द प्रोबेबिलिटी ऑफ लूजिंग इन ट्रेडिंग इज एक्सट्रीमली हाई इन द लॉन्ग टर्म, एक्सट्रीमली हाई. इसलिए मैंने देखा भी है, मतलब जो आजकल नॉर्मल जो इतनी भी सारी ऑडियंस है जो स्टॉक मार्केट में है भी, अधिकतर सब वर्किंग प्रोफेशनल्स ही होते हैं. तो वो लोग मार्केट टाइम देना ही नहीं चाहते. वो लोग को भी समझ में आ गया है कि मतलब अर्ली इतनी जल्दी पैसा में, तो क्रिप्टो ने ही सिखा दिया लोगों को. क्रिप्टो एक टाइम जब पीक पे था
सब perpetual बन गए थे। हाँ, तभी आजकल मेरे को लगता है कि म्यूचुअल फंड में जो SIP चल रही है ना, वो सब बर्निंग हैंड्स की चल रही है। एक्चुअली मेरे को लगता है वही चल रही है। और बताओ एक बड़ा इंटरेस्टिंग था कि अभी जब टैक्स की फाइलिंग हुई थी ना, हाँ। ये तो सीएस ने बहुत ट्विटर में, यू शुड, मतलब एक्चुअली लोगों को सीएस को फॉलो करना चाहिए ट्विटर में। उन्होंने लिखा कि भाई मैंने इसकी आईटीआई भरी है, एफएनओ में नुकसान, कि जिसकी भी मैं जो भी फ्यूचर ऑप्शन डील करा है सबकी आईटीआई नेगेटिव में गई है, सबकी आईटीआई नेगेटिव में फाइल हुई है। तो वही डेटा ही दिखा रहा है यार, इसमें ऐसा कुछ है ही नहीं। ये एक मिथ है जिसमें लोगों ने अपने आप को बांध लिया, एंड दे टू कंफर्टेबल इन इट। बट अगर आप रियलिटी में आओगे और देखोगे, इट्स वेरी डिफरेंट। हाँ, बट अगर आपके पास 25-30 लाख हैं, आप अच्छे से रिस्क मैनेजमेंट कर रहे हो, एंड यू आर वेरी डिसिप्लिन, यू आर लाइक अ रोबोट, एंड यू नो कि मुझे इस लेवल तक ही रहना है, विद दैट मनी यू कैन अर्न सस्टेनेबली, वो अग्रीड। बट यू हैव टू हैव दैट कैपिटल, यू हैव टू हैव दैट माइंडसेट, जो नहीं है यार, कोई बता भी नहीं रहा है। वो इसको ऐसे बेचा जा रहा है कि कुछ ये तो ईजी कपकेक है, कुछ है ही नहीं, बस मूविंग एवरेज आ रहा है। लोग दिखा के ऐसे बोलते हैं कि अरे भाई इतना सिंपल है, बस यहाँ बाय यहाँ सेल, यहाँ बाय यहाँ सेल। सही बात है। मतलब यार फिर तो यार, मतलब मुकेश अंबानी क्यों टाइम पास कर रहा है यार अपना, वो क्रूड ऑयल फैक्ट्री चला रहे हैं, क्यों रतन टाटा अपने दिमाग खराब कर रहे हैं, सब ट्रेडिंग में कर लेते हैं फिर तो। सही बात है, काम करने की जरूरत क्या है। जरूरत क्या है तो चिल मारो। अगर ट्रेडर्स, अगर जो बोलते हैं इंटरनेट पे काफ़ी ट्रेडर्स कि महीने के 10-10% निकाल रहे हैं वो, तो भाई वो तो 4 साल में फिर अंबानी जी और टाटा जी और अडानी जी और ऑल द बिग मीडिया, वो पावर हाउस बिजनेस हाउसेज, वो तो उनके घर पे काम करेंगे। फिर कोई शॉफर होगा, कोई बर्तन धो रहा होगा, क्योंकि वो तो उस लेवल पे कमा लेंगे वो तो। सही बात है। तो कोई लॉजिकली सेंस नहीं बनता इसका, बताओ। बट वही है, इट्स अ ड्रीम जिसको अगर तोड़ो तो फिर लोग बुरा मान जाते हैं, व्हिच आई गेट इट। हाँ, तो सर जैसे म्यूचुअल फंड के पॉइंट पे था मैं, तो मैं जैसे देखा है कि काफ़ी सारे सेक्टरल फंड्स आते रहते हैं। जैसे कंजम्पशन फंड था, अभी कुछ टाइम पहले आपका ये मैन्युफैक्चरिंग फंड बहुत ज़्यादा हाइप अप हुआ। तो मतलब आपको क्या लगता है कि जैसे नॉर्मल होते हैं, जैसे लोग को गाइड करते हैं लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, आजकल माइक्रो कैप भी चलता है, बट ऐसे सेम सेक्टरल फंड्स भी चलते हैं। जैसे आपने देखा होगा जो भी सेक्टर वाइज चलते हैं, या कंजम्पशन, मैन्युफैक्चरिंग, नई नई चीज़ें निकलती रहती है। तो आपका इसमें क्या पॉइंट ऑफ व्यू, जो मतलब सेक्टरल फंड चल रहे हैं, ये तो नॉर्मली लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप तो थे ही, ये सेक्टरल फंड्स के बारे में क्या कहना है, मतलब उसमें लगाना चाहिए? कुछ लोग कहते हैं कि सेक्टरल फंड जो होता है उसकी एक साइक्लिक होती है, साइक्लिकल होता है। हाँ, तो आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है उसके अंदर? मेरे साथ अच्छा है ब्रो, आई तो जनरली फील इट्स गुड। व्हाई आई एम टेलिंग यू, बिकॉज इसमें पीपल को ना, लोगों को थोड़ी ज़्यादा स्ट्रेंथ मिली टू टेक देयर ओन डिसीजंस। पहले अगर लार्ज कैप म्यूचुअल फंड में कर दिया, पता ही नहीं भाई इसको कौन से, मतलब हाँ, बट कोई डिटेल जाएगा नहीं उस म्यूचुअल फंड, कोई खोले नहीं वाला, 9 में से 10 लोग एटलीस्ट। अब अगर सपोज मैं हूँ, मुझे मार्केट से कुछ नहीं आता, राइट, तो मैं मानूंगा कि अगर मुझे एनर्जी में इन्वेस्ट करना है, तो मैं बोलूँगा चलो यार मैं स्मॉल केस एनर्जी या वट एवर ब्रांड एनर्जी में, इस बास्केट में या उस टाइप की म्यूचुअल फंड में। तो आई थिंक इट्स गुड, आई थिंक इट्स गुड, इट्स डिसेंट, एंड इट गिव्स पीपल मोर एबिलिटी टू इन्वेस्ट, और मतलब थोड़ा इंडिपेंडेंट बनाता है लोगों को मेरे हिसाब से, कि अगर उनके पास इतना टाइम नहीं है कि वो हर स्टॉक को, इंडस्ट्री के स्टॉक को देखें, उनके फंडामेंटल्स करें, समबडी एल्स डूइंग, वो इंडस्ट्री में फोकस करें, व्हिच इज गुड। बट ऐसे में ये भी होता है ना, जैसे मैं नॉर्मली नोटिस किया था, जैसे हेल्थ केयर और आपका टेक्नोलॉजी, ये लॉकडाउन तक बहुत फेमस थे। मतलब उस समय इनका रिटर्न मतलब पीक पे था, बाकी सब ऐसे ही नॉर्मल रहते थे, बिल्कुल सिंगल डिजिट वाले थे, बाकी सारे ये डबल डिजिट में चलते थे। उसके बाद से लेकर के अब ये सबसे लोअर रिटर्न वाले हैं, और बाकी सारे जितने भी है वो सब टॉप पीक पे चल रहे हैं। तो इसकी एक साइकिल होती है ना, हाउ समबडी आइडेंटिफाई कि मतलब अब इससे एग्जिट कर लेना चाहिए ऐसा कुछ, क्योंकि ये तो दिख ही रहा है रिटर्न में, आपको बता ही दिया, आप चेक भी कर सकते हो सब चीज़ का। जैसे इसमें ना सबसे पहले तो लोगों को ये समझ आता है कौन सा सेक्टर सिक्लिकल है, कौन सा नहीं है ना, ये डाउट रहता है। जैसे स्टील सेक्टर सिक्लिकल है, है ना, वो उसमें पूरी टाइम प्राइस। इसका बेस्ट तरीका है कि जब भी आप जाओगे ना उस कंपनी के किसी भी वेबसाइट में, स्क्रीनर, मनी कंट्रोल, जो जैसे भी कंफर्टेबल है, उनके ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन आते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट आपको देखेंगे, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, वो देखो। अगर वो एकदम ही ऊपर नीचे हो रहे हैं, कभी 6%, फिर 26%, फिर 30%, फिर 4%, तो सिक्लिकल सेक्टर है। अगर नहीं है, अगर तो सेम रेंज में, तो स्ट्रक्चरल है, ज़्यादा उसमें दिक्कत नहीं है। तो इससे आपको आइडिया पड़ जाएगा सिक्लिकल है कि नहीं है, फिर यू कैन टेक इट डिसाइड। बट ये ना, ये भी चेंज होता है। जैसे शुगर इंडस्ट्री में आपको बताऊँ, सिक्लिकल था पहले सब, या तो सब गन्ना डाल वो उगाते थे, इन्वेंट्री बहुत बढ़ गई, तो प्राइस गिर गई, लोगों ने गन्ना फार्मर्स बंद कर दिया, फिर इन्वेंट्री खत्म हो गई, फिर वो दोबारा प्राइस बढ़ गई गन्ने की, फिर लोगों ने फार्मर्स ने गन्ना उगाना शुरू कर दिया, और वही डेकेड्स हमारे देश में चलता आ रहा है। बट लकीली इस गवर्नमेंट ने इसको बहुत चेंज कर दिया। तो आप देखोगे ना, बलरामपुर चीनी और जो भी इनके शुगर मिल्स के स्टॉक्स हैं, तो अब ये स्ट्रक्चर हो गए, अब काफ़ी बैलेंस आउट हो गया है। गवर्नमेंट ने एक्सपोर्ट्स का भी बैलेंस आउट कर दिया है कि कब एक्सपोर्ट बढ़ाना है, कम करना है, इंडिया की डिमांड को वो देते हैं। MSPs को बेटर स्टैंडर्डाइज कर दिया है। सो अब ये चेंज हो गया। सो बेस्ट यही है कि आप बस उसको ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन को, यू अंडरस्टैंड कि सिक्लिकल सेक्टर है, स्ट्रक्चरल सेक्टर है, एंड टू अंडरस्टैंड कि अब कब साइकिल के पीक में हो, कब बॉटम में हो। इसलिए तो यार यू विल नीड टू अंडरस्टैंड द बिजनेस, आपको धंधा थोड़ा समझना पड़ेगा। इसलिए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में जब कोई करना चाहता है कि बस
छोड़ दो, सिक्लिकल हमेशा एडवाइजेबल नहीं रहता, बिकॉज वो बंदा को पता नहीं होगा हर बार व्हेन टू कम आउट व्हेन टू कम इन। तो इफ़ यू आर इन द बिजनेस तो आप उसके वैल्यूएशंस देखोगे, आप कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देखोगे, आप देखोगे कि जो स्पेशलिटी केमिकल्स है, चाइना ने आ गया मार्केट में स्पेशलिटी केमिकल्स में, कोविड में स्पेशलिटी केमिकल्स APIs वगैरह भाई कहाँ भागे थे, राइट। तो लोगों ने ओवर प्रोडक्शन स्टार्ट कर दी। अब इंडिया ने भी किया अच्छा, बट चाइना से तो अनफॉर्चुनेटली हम पीछे हैं, APIs के मामले तो पीछे हैं ही। चाइना आ गया फुल फ्लेज्ड मार्केट में, तो एक्सपोर्ट मार्केट में उसने पूरा प्राइस गिरा दी, हमारी कंपनीज की थोड़ी हालत ख़राब हो गई। अब ये अब चाइनीज़ कंपनीज जब इन्वेंट्री खत्म हो रही है, अब जब इन्वेंट्री स्टेबलाइज हो रही है ऑल ओवर द वर्ल्ड, अब APIs को बोलते हैं बहुत अच्छा टाइम है, जैसे फाइन ऑर्गेनिक, SRF। तो इसलिए वो है कि यू हैव टू धंधा जानना चाहिए यार, सिंपल है। इट्स लाइक शार्क टैंक जब हम सब देखते हैं, राइट, हम बोलते हैं कि तो हम शार्क ही तो हैं, और वो जो कंपनी है वो उससे क्वेश्चन पूछो, सिंपल क्वेश्चन कि भाई मार्केट स्पेस क्या है तुम्हारा, टोटल एड्रेसेबल मार्केट क्या है, कितने से ग्रो करोगे, तुम्हारा उधारी कितनी है, और हम सब बोलते हैं अच्छा कंपनी डूबेगी चलेगी। स्टॉक मार्केट भी सिंपल है भाई, वैसा ही है। तो बेसिकली सर जैसे म्यूचुअल फंड्स है सारे, ये हो गया। अब जनरली जैसे देखा स्टॉक्स में ही ज़्यादा रिटर्न होता है अगर वो थोड़ी रिसर्च कर ले, और मतलब अल्टीमेटली रिसर्च आपकी बहुत मैटर करती है, जैसे आपने बता ही दिया। तो अब मैंने काफ़ी लोगों को डिबेट करते हुए देखा है कि वो लोग बोलते हैं कि म्यूचुअल फंड्स जो हैं उसमें कम रिटर्न रहता है, अगर मैं डायरेक्ट स्टॉक अगर चुन लूँ तो मेरे को ज़्यादा रिटर्न देगा इन द लॉन्ग टर्म। तो आप किस में नॉर्मली करते हैं, म्यूचुअल फंड या स्टॉक्स? मैं तो स्टॉक्स में ही करता हूँ यार, क्योंकि मैं तो ऑल टाइम में हूँ मार्केट्स में, राइट। मैं तो काम ही यही है, धंधा ही है मेरा, तो मैं तो स्टॉक्स में ही प्रेफर करूँगा। बट म्यूचुअल फंड्स गलत नहीं है यार, मतलब लोग रिस्क, हाँ चलो ठीक है रिटर्न ज़्यादा है स्टॉक्स में, बट रिस्क भी तो देख लो। म्यूचुअल फंड में अगर आपके पास टाइम नहीं है फोकस करने कुछ, तो म्यूचुअल फंड आपको रिस्क तो बचा लेता है, और हर आदमी का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो डिफरेंट होता है। तो ऐसा नहीं है कि हर आदमी शुड बी कंफर्टेबल और कि भाई मैं तो पूरा रिस्क और 200% और ये मुझे उसमें नहीं, कुछ लोगों को रिस्क चाहिए नहीं, कुछ ज़रूरत भी नहीं होती। और ये बड़ा ज़रूरी है, इसलिए जब भी आप किसी पोर्टफोलियो मैनेजर के पास जाओगे ना, पहला काम यही करते हो, जैसे हम भी स्टूडेंट्स से पहले इनको यही पढ़ाते हैं कि पहले अपना रिस्क एनालिसिस तो कर लो। सही बात। अगर आपको 10 किलोमीटर दूर जाना है, पहुंचना है 1 घंटे में, ठीक है, तो गाड़ी मतलब 150 में क्यों गाड़ी भगा रहे हो यार, एक्सीडेंट क्यों, अपनी 40 में चलो, आराम से चल मार के 60-70 में चलो, राइट। बट अगर 10 किलोमीटर दूर जाना है और पहुंचना है 10 मिनट के अंदर, तो गाड़ी भगानी पड़ेगी। बिल्कुल। तो पहले सिचुएशन तो जान लो, कहाँ पहुंचना है, कितना टाइम में पहुंचना है, इसकी क्लैरिटी तो मिल जाए। इसकी क्लैरिटी मिलती है ना, तो आदमी फिर खुद से डिसीजन लेता है कि इसको कितना कमाना है। फिर ये होता है कि लोग बोलते हैं ना मुझे 100 करोड़ चाहिए, 50 करोड़ चाहिए, एक तो ये भी फिगर्स बड़े इन्फ्लेटेड लगते हैं मुझे, बट जो भी है। तो अगर आपको ये पता होगा ना, तो टारगेट में कैलकुलेशन करें तो आपको पता है कि आपको हर महीने कितना इन्वेस्ट करना है, आपको अपनी अर्निंग कैपेसिटी कितनी बढ़ानी है, इसलिए टारगेट तो है। अगर जिम में मैं आपको बोलूँगा कि कर दो मैक्सिमम पुशअप, आप कर दोगे 25-30, मैं बोलूँगा दीपांशु 50 के पहले ना हिलना नहीं चाहिए, आप रोगे पसीने निकलेंगे, बट आप 50 कर दोगे क्योंकि टारगेट है, राइट। तो वो टारगेट बहुत ज़रूरी है। तो उसके बाद ये क्वेश्चन फिर बहुत सॉर्ट आउट हो जाते हैं, यू डोंट नीड टू टेक दैट मच ऑफ रिस्क। आजकल एक दूसरा ट्रेंड भी चालू हो गया, मतलब लोग काफ़ी स्मार्ट हो गए, डेली इतना कंटेंट कंज्यूम करते हैं, इन्फ्लुएंसर से अलग जगह से कंटेंट की मतलब भरमार है ना। हाँ, तो लोग सोचते हैं कि पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन बहुत ज़रूरी है, जैसे इंडियन मार्केट हो सकती है कि आगे जाके थोड़े टाइम के लिए डाउन जाए तो मेरे को थोड़ा यूएस में भी डाल के रखना चाहिए। और आजकल स्टेबल एसेट्स हो गए, आपके एफडीज भी ऑनलाइन हो गई है, बॉन्ड्स हो गए, इनवॉइस डिस्काउंटिंग, P2P व्हाटएवर, मतलब क्या क्या चल रहा है ना। तो आप भी पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन में इंटरेस्ट रखते हो, मतलब एसेट एलोकेशन आप किस अकॉर्डिंग करते हो, या कैसे कोई जस्टिफाई करता है उसको कि मतलब? यार सी, मेरा पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन का बड़ा सिंपल रूल है कि मैं किसी एक सेक्टर में 20% से ज़्यादा नहीं होना चाहता। अच्छा। और किसी एक स्टॉक में 2% से ज़्यादा नहीं होना चाहता। अच्छा। ये आइडियल स्टेट। अब हाँ, हर बार फॉलो नहीं होता, कभी ऊपर नीचे होता रहता है, राइट, बट दिस माई आइडियल सिचुएशन, राइट। और दूसरा, अगर मैं जनरली देखूंगा तो चलो इक्विटी की बात की, तो मैं ऐसे करूँगा कि 30% इंडेक्स ETF, उसमें कोई डाउट नहीं है। इंडेक्स में मैं जूनियर निफ्टी, मिड कैप निफ्टी, वो उसका मिक्स ले लूँगा, ठीक है। ठीक है। 50% आई विल कीप माई 11 to 15 स्टॉक्स, ठीक है। ये मैं फुटबॉल में बहुत मुझे मज़ा आता है। आप फुटबॉल देखते हो? हाँ। कौन सा क्लब? मेरा वही अभी वो रोनाल्डो जिसमें शिफ्ट हो गया अल नसर। हाँ, वो आप फॉलो करते हो? और मेरा यूरोप में कौन सा क्लब? मैनचेस्टर यूनाइटेड था मेरा फेवरेट था, वहाँ से वो चेंज हो गया था अच्छा, जैसे मेरा रियल मैड्रिड है ना। तो मेरी इस तरह का फुटबॉल टीम है मेरी, वो तो उसमें कुछ डिफेंडर, जिसमें FMCG फार्मा स्टॉक्स है, जो मुझे पता है हल्के हल्के रहेंगे बट आउट नहीं होंगे, कुछ थोड़े रिस्की उसमें स्टॉक्स हैं, बट सब फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है, राइट। तो मैं उसको सिर्फ 15 तक ही सीमित रखता हूँ, 11 से 15 तक, सो दैट कि मैं बेस्ट से बेस्ट चूज़ करूँ 50%। फिर 10% मैं डाल दूंगा गोल्ड, डेट, लिक्विड में, इसमें डाल दूंगा, और बाकी अमाउंट में डालूंगा तो रिस्कियर इन्वेस्टमेंट्स में,
जो स्मॉल कैप हो गए, मिड कैप हो गए, जिसमें मैं स्मॉल बेट्स कर रहा हूँ, मतलब 7-8 महीने की, या ट्रेडिंग भी कर रहा हूँ, बाकी मेरा पोर्टफोलियो। तो दिस इज हाउ आई स्प्लिट एंड डाइवर्सिफाई माई पोर्टफोलियो। ये तो हो गया सर सारा जो हाई वोलेटाइल एसेट्स होते हैं, और जो स्टेबल एसेट्स होते हैं उन पे भी मतलब कुछ एलोकेशन करते हो? हाँ, तो 10% जैसे उनको बताया, तो मैं उसमें गोल्ड भी रखूँगा, बॉन्ड्स भी रखूँगा, तो आई इन्वेस्ट इन दोस्त। आज जैसे आजकल बॉन्ड्स भी काफ़ी ज़्यादा बूम में है, तो बहुत। उसमें मतलब आप किस तरीके से देखते हैं? मतलब ऐसे उसमें काफ़ी सारी वैरायटीज़ आती है आपकी, गवर्नमेंट बॉन्ड, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स। या बॉन्ड्स ना, आई फील लोग ना डर जाते हैं बॉन्ड्स का नाम सुनते कि अरे भाई तो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, मुझे समझ नहीं आएगा, मैं वो उसका नहीं हूँ। बट ऐसा है नहीं, बड़ी सिंपल चीज़ है। एंड उल्टा दिस इज़ अ ग्रेट टूल फॉर पीपल जो ज़्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते। और ऐसे बहुत लोग हैं जो रिस्क नहीं लेना चाहते, जो एफडी टाइप रिटर्न चाह रहे हैं, जो फिक्स्ड इनकम में बस डाल दो, एंड बॉन्ड्स इज अ ग्रेट ऑप्शन फॉर देम। तो मेरे हिसाब से तो अब तो इंडिया में बॉन्ड्स का शुरुआत हुई है यार, अभी तो वो ग्रो करेगा, अब तो वो अवेयरनेस आ रही है जैसे पहले, और इतनी अवेयरनेस इतनी जल्दी आ रही है ना इंडिया में, विच इज़ सो ग्रेट। तो पहले से ट्रेडिंग हुआ, अब यूल सी के बहुत लोगों ने रियलाइज़ कर लिया कि ट्रेडिंग में डामाडोल है, ठीक है। राइट। अब वो इन्वेस्टमेंट तरफ आ रहे हैं। अब आप देखोगे हल्के हल्के ना, दे विल ऑल्सो कम टू बॉन्ड्स। आई थिंक आई एम predicting the next 2-3 years, मैं तो बॉन्ड मार्केट की वॉल्यूम्स आई एम एक्सपेक्टिंग टू इंक्रीज बाई 80-90% फॉर श्योर। एंड या तो बॉन्ड्स में ही मतलब अल्टीमेटली अब फिक्स्ड इनकम्स मिल जाती है, एफडीज भी अब मतलब काफ़ी अच्छा रिटर्न दे रही है, हमने देखा ही होगा 9% से ऊपर दे रही है। एंड दैट टू सेफ बॉन्ड्स। ऐसा नहीं कि किसी भी छोटी कंपनी के बॉन्ड्स में डाल दिया, जो कंपनी का भरोसा ही नहीं है, कभी भी कंपनी वो हो गई। सेफ बॉन्ड जो AAA रेटेड है, जो AA रेटेड है, वो बॉन्ड्स आपको बहुत डिसेंट रिटर्न दे रही है। हाँ, ये तो है। तो सर ये सब सारे अब हमने पूरा पोर्टफोलियो बना लिया, आपके सारे माइंडसेट वगैरह जो भी मतलब अपने ओपिनियंस वगैरह दिए, किसने मतलब पूरा डिसाइड कर लिया अपना पोर्टफोलियो। हाँ। अब आती है बात फायर की, आजकल मतलब उसका काफ़ी ट्रेंड चलता है कि फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट, रिटायर अर्ली। तो आपका उसके बारे में क्या सोचना है? मतलब अल्टीमेटली पॉसिबल भी है ये, जैसे लोग सोचते हैं? मतलब SIP मेरे को लगता है अधिकतर लोग आजकल अपने उसको बना लेते हैं फर्स्ट 1 करोड़। तो आपका क्या कहना है उस चीज़ के बारे में? यार वही है, स्टॉक मार्केट बुक में भी है, रियलिटी में भी है। बुक में फायर अमेजिंग, राइट। रियलिटी में इतना पॉसिबल नहीं है वो। प्रैक्टिकली मैं आपको बता रहा हूँ, मतलब फायर में क्या है, फ्रुगैलिटी, कंजूसी करनी है आपको। वो आपके एक साल के पूरे नेटवर्थ के में जो साल खर्चे 4% होने चाहिए नेटवर्थ के, है ना। और आपको इन्वेस्ट करना है, तो अगर 8 से 10% भी मिल गया आपको इन्वेस्ट करके भी, तो यू कैन सर्वाइव। तो दैट्स द लॉजिक। अब इसमें हाउ इज इट पॉसिबल कि यार अपने अर्ली 20s में और 20 to 30 अब लगा लो, कुछ खर्चा नहीं करोगे, फ़ोन का कनेक्शन नहीं लोगे, कपड़े भी सेकंड हैंड पहन रहे हो, रह भी रेंट में रहे हो, और रेंट पे भी पता नहीं, या तो एकदम ही दूर रह रहे हो जहाँ पे रेंट बहुत सस्ता है, ट्रैवल में आधा टाइम खत्म हो रहा है, या फिर ऐसे रह रहे हो कि एक कमरे में 12-12 लोग ठहरे हुए हैं, उस टाइप के सिचुएशन में रह रहे हो। तो इसमें मेरे हिसाब से प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं है। US में शायद हो सकता है हो, क्योंकि वहाँ के, बट यहाँ पे बंदे फैमिली साथ रहते हैं यार। और एक आदमी सिर्फ एक्सेल शीट और पैसों पे तो नहीं जी सकता, कुछ तो उसको एक्सपीरियंसेस बनाने पड़ेंगे, कुछ तो उसको चीज़ें करनी पड़ेंगी। तो ऑन पेपर इट इज़ फैंटास्टिक, बट प्रैक्टिकली ये पॉसिबल है ही नहीं कि आप एकदम ही आधे खर्चे में जी रहे हो। देख लो ऑन पेपर कौन कर पा रहा है। हाँ, ये तो है, कोई नहीं। मतलब कुछ खर्चा ही नहीं कर रहे हो, साल में 4 बार बाहर खाना खाने जा रहे हो, खाना भी लंगर से खा रहे हो या ऐसी जगह से खा रहे हो, कब तक सर्वाइव कर जाओगे यार, कब तक सर्वाइव कर जाओगे? हेल्थ केयर का भी कुछ नहीं, मतलब एकदम मिनिमल, और कुछ कर ही नहीं रहे हो। ये प्रैक्टिकल पॉसिबल नहीं। और यार हमारे देश में वी वॉन्ट टू गिव समथिंग टू अवर पेरेंट्स, है ना। मैं तो देखता हूँ कितने जो 20-21 साल के, दिवांशु आपके एज के कितने लोग हैं आजकल कि दे उनके अंदर भूख है कि मुझे मॉम डैड के लिए करना है, मैं पेरेंट्स को देना चाहता हूँ, जेन्युइनली हंगर है। और मुझे तो बड़े कम लोग मिलते हैं जो खुद मुझे आजकल बोलते हैं कि यार मैं तो चाहता हूँ कि हर समय मुझे तो बाइक चाहिए, और ये नहीं। आज सब मुझे यही दिखते हैं कि पेरेंट्स के लिए काम करना है, वो करना है, दे वॉन्ट टू गिव द बेस्ट लाइफ टू देयर पेरेंट्स, विच इज सो ओवरवेलमिंग एंड सो हम्बलिंग ना। बट अब हाउ इज दिस पॉसिबल? फायर कैसे कर लोगे फिर? हम जॉइंट फैमिली में रहते हैं, परिवार के साथ रहते हैं इंडिया में, कैसे फायर कर लोगे? अपने मॉम डैड का भी टीवी काट दोगे, सब काट दोगे क्या एट द एज ऑफ 50-60, जब वो रिटायर करके चिल मारना चाहिए उनको? तो इसलिए प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। ऑन पेपर हाँ इट्स ग्रेट, और अब तो बहुत लोगों ने इसको इंटरनेट में देखोगे, बहुत लोग अब इसको बोल चुके हैं कि इट्स नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल, इसको चलाना करना पॉसिबल नहीं है। ऑन पेपर अच्छा है, एक्सेप्शन ऑलवेज देयर एंड आई एम हैप्पी फॉर देम, बट नॉट पॉसिबल। पर मेरे हिसाब से इसका थोड़ा डिफरेंट कंसेप्ट है। मैं थोड़ा इसको इस तरीके से देखता हूँ कि मतलब काफ़ी लोग ऐसा नहीं है कि 20s में आ गए, 40s में रिटायरमेंट ले रहे हैं। बहुत लोग बहुत अच्छा स्टैटिक बनाते हैं कि अपना इंजॉयमेंट वगैरह सब रखेंगे। अल्टीमेटली मैंने एक थे फंड मैनेजर, उनकी वीडियो भी देखी थी, उसमें वो बोलता है कि मेरे पास 90s के टाइम में 1996 में मेरी शादी हो गई थी। हाँ, तो बोलता है उस समय मेरे पास 2000 रुपये थे, बहुत बड़ी वैल्यू होती थी 2000 रुपये मेरे को उस समय मिले थे शादी के बाद, कि मतलब घूमने के लिए, अपनी वाइफ के साथ जाने के लिए। अगर मैं वो पैसे बचा लेता, ठीक है, आपके कहने से मैं स्टॉक्स में डाल देता, आज मान लेते हैं उसकी वैल्यू 2 लाख रुपए ही हो जाती, ठीक है। एक तो मैं 25 साल बड़ा हो जाता,
25-30 साल और बढ़ जाता, मेरी जो उस समय की एनर्जी थी वो तो आज नहीं होती। और मान लेते हैं मेरे पैसे वो 2,000, बहुत ऑप्टिमिस्टिक मान लेता हूँ कि वो हो जाते 1,00,000 रुपये हो जाते। 1,00,000 में तो आजकल घूमना भी नहीं हो रहा तो उस समय के 2,000 में तो मैं राजा था, आज ना एनर्जी बची और 1-2 लाख की कोई वैल्यू भी नहीं बची। हाँ यार, एक्चुअली इफ यू थिंक अबाउट इट, मैं देख रहा था अगर किसी को सेकंड हैंड गाड़ी भी लेनी है ना, वो 8-9 लाख से कम नहीं आ रही। वही वो बहुत मिनिमल है 8-9 लाख, और 10 लाख के नीचे तो कोई गाड़ी बहुत ही रेयर, आपको बेस मॉडल वगैरह बहुत ही हैव टू कट ऑन योर सेल्फ। बट अगर जो डिसेंट गाड़ी चाहिए तो आपको 12-15 लाख तो बहुत ही एवरेज एक अमाउंट हो गया। पहले मुझे याद है कि होता था कि अगर 8-9 लाख में तो होंडा सिटी आती थी। इन माई माइंड अभी भी मेरे एकदम ब्रैकेट सेट है कि स्विफ्ट है 5 लाख की, ठीक है, होंडा सिटी आएगी 8-9 लाख की, और मर्सिडीज शुरू हो जाती है 25 लाख से। ये मेरे दिमाग में पता है क्यों ब्रैकेट एंकर बना हुआ है, सेट है। जबकि 25 लाख में तो टाटा सफारी का टॉप मॉडल भी नहीं आता, राइट। तो हाँ, आजकल आपके MG वगैरह यही सब उस ब्रैकेट के अंदर आ गए हैं, और मर्सिडीज पहुंच गई CB डबल से ऊपर। हाँ, ये बताऊँ दिमाग में ना, बड़ा ये स्कैरी चीज़ है एक्चुअली मेरे लिए ना। जो आपने ग्रोथ का क्वेश्चन पूछा था 2030, मेरे लिए जो सबसे बड़ा स्केयर है, जो कंसर्न है ना, वो है हमारे देश में अमीर गरीब के बीच में डिफरेंस। हाँ, वो तो पक्का। वो इतना रिडिकुलसली ज़्यादा बढ़ गया है, एंड दिस इज नेवर गुड। क्यों, मैं आपको बता रहा हूँ। अगर अमीर बहुत अमीर हो गए और ऐसे ही होता गया, और गरीब बहुत नीचे आ गया, राइट, एंड गवर्नमेंट इज फोकसिंग ऑन इट, बट हाँ, वी नीड टू रियली रैम्प अप आवर एफर्ट्स। होगा क्या, डेमोक्रेसी है। वो डेमोक्रेसी किस लिए जीती है? वोट। यस, वोट कौन देता है? मेजॉरिटी। आम पब्लिक ही देती है। मेजॉरिटी तो नीचे तबके की सोसाइटी में आ रही है, तो वो पॉलिसीज इकोनॉमिक्स नहीं लेंगे, वो फ्री बीज में बात आ जाएगी। फिर जो अब देख रहे हो रहा है, राइट, अब बड़ा कॉमन हो गया अब तो, ठीक है, फ्री बीज में बात आ जाएगी। ये हो जाएगा कि अमीरों को जेल भेजो, अमीरों को ये करो, उनको अमीर हिटिंग कॉन्सेप्ट स्टार्ट हो जाएगा, जो इंडिया में अनफॉर्चुनेटली है, और दोबारा वो हल्का सा FC की राइज हो रहा है। इससे क्या होगा, द रिच पीपल स्टार्ट मूविंग आउट फ्रॉम द कंट्री। ये हो रहा है, नहीं हो रहा? ये तो बहुत हो रहा है, हर साल हो रहा है। कितनी रिपोर्ट्स आती हैं, HNIs बाहर जा रहे हैं, बाहर शिफ्ट हो रहे हैं, बाहर सेटल हो रहे हैं, राइट। अब जब ये होता है और गवर्नमेंट सिर्फ सोशलिस्टिक उसमें आ गई, कैपिटलिज्म छोड़ दिया, तो स्टॉक मार्केट खत्म, इकोनॉमी खत्म, फिर तो इकोनॉमी फोकस हट जाता है फिर। एंड इन कंट्रीज़ में इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए आप देखोगे नेदरलैंड्स, स्वीडन, ठीक है, उन यूरोपियन कंट्रीज में ज़्यादा इन्फ्लेशन ज़्यादा नहीं होगा, बैलेंस हो जाएगा, बैलेंस। बट जिन कंट्रीज़ में अमीर गरीब के बीच में डिफरेंस बहुत ज़्यादा है, USA, लंदन, इंडिया, यहाँ पे इन्फ्लेशन कोई लिमिट ही नहीं है, लेजर कोई लिमिट नहीं। और इन्फ्लेशन तो यार हम वो देख रहे हैं जो गवर्नमेंट के नंबर्स हैं, हाँ, वो तो गवर्नमेंट के नंबर्स, मतलब, और हम कौन सा खादिया कपड़ा और रॉ चावल वो खा रहे हैं, मतलब वो एकदम बेसिक फूड ग्रेन। अगर कोई मिडिल क्लास आदमी है, कुछ तो डिसेंट लेवल पे खाना खाता है, या फिर एडिडास का जूता खरीदेगा, कुछ भी बाहर जाएगा, मॉल में जाएगा, वहाँ पे इन्फ्लेशन देख लो। मतलब वो ज़्यादा 2009 में वो आई थिंक 11th में था, मैं फुटबॉल का फ़ैन हूँ, तो AC नाम के स्नीकर्स आए थे एडिडास के, मतलब मैं पागल हो गया था कि, और उस समय फुटबॉल था नहीं कि पापा मुझे चाहिए चाहिए, रो धो के पूरा, वो 11वीं में था, मैं बहुत रोया, मैं ये प्लीज़ दिला दो। वो स्नीकर्स थे 2200 के। अच्छा, उस टाइम पे और उस समय 2200 के स्नीकर्स, आई डोंट नो इफ यू टू यंग टू फॉर दिस, बट वाज अनहर्ड ऑफ कि भाई तुम हाउ कैन यू स्पेंड 2200 ऑन स्नीकर्स। उस समय 1000 का नोट भी ऐसा होता कि 1000 का नोट मतलब बहुत बड़ा, कि वो रहता था जेब के अंदर, वो डरते थे कि भाई पॉकेट में 1000 का नोट रखा हुआ है। तो अब मैं 2200 लेके अगर एडिडास के शोरूम में चला जाऊँ, क्या मिलेगा? सिंपैथी, कंडोलेंसेस तो वही है भाई, इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा रिडिकुलसली बढ़ गया, एंड दिस रियली नीड्स टू बी कंट्रोल्ड, और इसमें गवर्नमेंट हैज़ टू इंटरवीन। अगर अमीर गरीब की डिफरेंस बहुत बढ़ गया ना, इट इज़ अ वेरी डेंजरस थिंग फॉर सोसाइटी। सोसाइटी में क्राइम बढ़ जाता है, बैलेंस ख़राब हो जाता है, बहुत चीज़ें हो जाती हैं जो शायद हमें हल्का हल्का टेस्ट दिख रहा है आसपास। ये मैंने सबसे ज़्यादा वहाँ देखा है न्यूयॉर्क में। न्यूयॉर्क में बहुत होता है, वहाँ पे मेट्रोज वगैरह में भी मतलब फ्रॉड वगैरह बहुत आम बात है वहाँ पे, बहुत ज़्यादा ही, मतलब लेवल जो है अमीर गरीब में बहुत ज़्यादा है। लंदन में, न्यूयॉर्क में तो क्राइम तो भरा ही हुआ है ना, जो लोग आई थिंक मूवीज दिखाते नहीं है। स्ट्रीट्स आर स्टिंकिंग, क्राइम भरा हुआ है, पिक पॉकेट होना नॉर्मल चीज़ है। कुछ लंदन में आप देख लो, लंदन में क्या है, वो लंदन में फुटबॉलर्स के घर में चोरी होती रहती है, इट्स नॉर्मल, पुलिस कुछ नहीं कर पाती। कितने इंडियन स्टूडेंट्स को पकड़ लेते हैं ये लंदन की स्ट्रीट्स वगैरह में, ये बड़ा कॉमन है कि ये तो पैसे वाला होगा, बाहर से आया है, इंडियन स्टूडेंट है, एंड खुद कंजूस भी होते हैं इंडियन स्टूडेंट्स होते हैं, तो पैसे, इट्स वेरी सैड। इट्स मतलब बस वही है कि इनको वो जो इंग्लिश मीडिया है वो इस सब के बारे में बात करेगी नहीं, उनको इंडिया से ही उनको प्रॉब्लम है, राइट। रियलिटी अगर उनके देशों की रियलिटी की बात कर लें, आई थिंक आधे लोग भारत से वहाँ से वापस आ जाएंगे, वहाँ पे इतनी हालत ख़राब है। तो अब कनाडा में सिचुएशन देख लो, कनाडा में इतनी ख़राब सिचुएशन हो गई है, हाउसिंग ही बहुत महंगी है वहाँ पे, लोग अफोर्ड ही नहीं कर सकते।
क्योंकि वहीं पे अब कनाडा में भी है कि जो वहाँ रह रहे हैं, ठीक है, बट इतने सारे लोग आ गए हैं, हाउसिंग की डिमांड इतनी बढ़ गई है, और 90% कनाडा तो खाली है, वो तो बंजर ज़मीन ही है, तो जगह कम है वहाँ पे, जहाँ पे एटलीस्ट हैबिटेबल जगह कम है, रेट्स बढ़ गए, अब वहाँ सिचुएशन क्राइम कैसे हो रही है। तो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि बताऊँ, अमीर गरीब के बीच में डिफरेंस कम होना बहुत ज़्यादा हो रही है, वरना दिस कैन बी एन एक्चुअल थ्रेट टू द कंट्री, एक्चुअल थ्रेट जिसके बारे में शायद कोई बात करता नहीं। अब जब इतने थ्रेट हो गए, इतने ज़्यादा, मतलब हम सस्पेंस वाली बातों में चल गए, तो थोड़ा इसको एक्साइट कर देते हैं। तो अगर आप भी चाहते हैं कि मतलब अप लेवल पे जाना, तो सर के बारे में थोड़ा जानते हैं। सर गोयला फाइनेंस ऑफ स्कूल चलाते हैं, तो गोयला स्कूल ऑफ हाँ, गोयला स्कूल ऑफ फाइनेंस। तो उसके बारे में बताइए सर, आपका यार आपकी जर्नी पूरी। मेरी जर्नी, मैं तो मार्केट्स में 2010 में स्कूल ख़त्म हुआ था, है ना। अच्छा। तो DPS के बाद मैं सीधा लग गया मार्केट्स में। तो मैं कहते हैं ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन सब ओपन से है। मैंने कभी आई हैव नॉट नेवर गॉन थ्रू फॉर्मल एजुकेशन। एंड क्यों? बिकॉज डैड सीए थे, बचपन से बनी है भाई, मार्केट्स तो खून नहीं है मतलब पूरे परिवार के, राइट। तो और पता नहीं डैड कुछ ना कुछ चीज़ों में तुम्हें इंटरेस्ट आ जाता है। मुझे लगता था कि जैसे बचपन जब डैड स्टॉक ब्रोकर के लिए जाते थे मुहूर्त ट्रेडिंग में, और ऐसे में NSE में ओडिन चलता था बहुत। अच्छा। ओडिन का सॉफ्टवेयर था, वो ऐसे रेडिंग ब्लू फ्लैश लाइट दिखाता है, और मुझे लगता भाई पता नहीं कोई वीडियो गेम है। मैं बताऊँ, मैं स्कूल में बात करते हैं तो तुम्हारे पापा क्या करते हैं, बोलता है डॉक्टर, कोई बोलता है अच्छा ट्रेडर, कोई एक्सपोर्ट इम्पोर्टर। मैं समझा नहीं पाता स्टॉक मार्केट, लोगों को समझ नहीं आता स्टूडेंट्स को। तो मुझे लगता था कि भाई मेरे पापा को स्पेशल है, कुछ वीडियो गेम खेल रहे हैं, कुछ ये कर रहे हैं और तो बस वहाँ से मुझे इंटरेस्ट आना शुरू हुआ। एंड फिर हल्के हल्के करते आई थॉट दिस इज माई सुपर पावर, क्योंकि जब लोगों को कुछ आइडिया भी नहीं स्टॉक मार्केट क्या हो रहा है, मैं तो 10th से फिर पापा के साथ फॉलो करता था कि अच्छा पापा मेरी तरफ से टाटा मोटर्स खरीदो, और मैं हर रोज स्कूल के बाद देखता था टाटा मोटर्स कितना हुआ, अच्छा टाटा मोटर्स कितना हुआ। और स्कूल में न्यूज़पेपर मिलता था, है ना। तो मैं बड़ा गुस्सा आता था कि यार वो इकोनॉमिक टाइम क्यों नहीं देते यार, वो टाटा मोटर्स की प्राइस देखनी मुझे क्या हुआ शेयर का। और फिर जो होता है प्रॉफिट, अब पता नहीं पापा खरीदते थे नहीं खरीदते थे, बट प्रॉफिट लॉस में मुझे प्रॉफिट देते थे एक एक स्टॉक का, और लॉस में पैसे लेते भी थे। बनी अच्छा, है ना? लेते थे पूरा ब्रोकिंग का काम करते प्रॉपर ब्रोकर बन गए मेरे पापा मेरे साथ। तो बस मुझे मार्केट्स में इंटरेस्ट आ गया, और मेरा फिर वही था, मेरा जो ड्रीम जो अभी भी मैं चेज ही कर रहा हूँ, आई वॉन्ट टू बी काउंटेड इन द टॉप 50 इन्वेस्टर्स ऑफ द वर्ल्ड। टॉप 50। I want that when you name George Soros, Jim Rickards, Peter Lynch, Howard Marks, Rakesh Jindwala, एक गोयला नाम भी आना चाहिए वहाँ पे। अच्छा। So that's what I'm chasing. And फिर 2014 में we realized that पढ़ाने में बड़ा मज़ा आता है। People kept asking coming us, तो फिर we started Goyal School of Finance। फिर हमने पहले ऑफलाइन कॉलेज स्टार्ट किया, फिर वी डिड लॉट ऑफ ट्रेनिंग्स फॉर लॉट ऑफ कंपनीज। अब करते करते वी आर हियर, जहाँ पे वी हैव मोर देन 15,000 स्टूडेंट्स की पूरी कम्युनिटी हो गई है, एंड ऑल ऑफ देम आर थ्राइविंग, ऑल ऑफ देम आर डूइंग वेल, एंड इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी ऑफ इन्वेस्टर्स। तो ऑब्जेक्टिव अभी यही है यार कि इसको भी साइड बाई साइड आई वांट टू ग्रो। अब तो चीज़ें काफ़ी ऑटोमेट हो गई हैं लकीली, अब इसको ही हम ग्रो करना चाहते हैं और बेटर करना चाहते हैं, टू रीच आउट टू मोर पीपल। देयर वाज वन जैसे सेशन हमने किया था एक ट्रांसजेंडर मेल कम्युनिटी के लिए। अच्छा। और मुझे भी बाद में पता चला कि ट्रांसजेंडर में बहुत जॉनर्स होते हैं, बहुत बड़ी कम्युनिटी है, इट्स नॉट जो हमें लगता है। तो ट्रांसजेंडर मेल कम्युनिटी के लिए सेशन किया था, और सब फ्री था। तो ऐसे वी वांट टू डू मोर सेशन लाइक दिस। तो हम गवर्नमेंट कॉलेजेस में भी ट्राई करते रहते हैं कि, या गवर्नमेंट स्कूल्स में रादर ट्राई करते रहते हैं कि कुछ बताएं करें, बट दिक्कत है ना वहाँ पे सब ट्रेडिंग की बात करते हैं फिर सीधा यही मतलब वो उसमें थ्रिल मिलती है ना, जहाँ पे रिटर्न बनता है वो बोरिंग होता है। मैंने मतलब अधिकतर कि मुझसे सुना इन्वेस्टर्स को बोलते हैं सबसे बोरिंग इन्वेस्टिंग ही सबसे ज़्यादा वेल्दी बनाती है। बट जहाँ थ्रिल होती है वहाँ डुबाती है और लोगों को वहीं मज़ा आता है। हाँ यार, लोगों ने स्टॉक मार्केट 3 पत्ती की टेबल बना दिया है और कोई समझ नहीं, कोई बोल नहीं रहा है, कोई समझा नहीं पा रहा है। तो हाँ, यू आर एब्सोल्युटली राइट, बट वही हल्के हल्के चेंज हो रहा है। तो दिस इज व्हाट वी आर डूइंग एंड दिस इज व्हाट आई वांट टू ग्रो। बाकी आप लोग भी अगर स्टॉक मार्केट में इंटरेस्ट रखते हैं और आप सर को अगर नहीं भी जानते तो सर का पेज चेक कर सकते हैं, जहाँ पे आपको काफ़ी फंडामेंटल एनालिसिस वगैरह कंपनीज़ की मिलती रहती है, और भी मार्केट रिलेटेड काफ़ी न्यूज़ वगैरह या कुछ ओपिनियन वगैरह सर देते रहता है। तो आप इनका पेज भी फॉलो कर सकते हैं। ठीक है सर, थैंक यू सो मच दीपांशु, बहुत ज़्यादा मज़ा आया। एंड थैंक यू सो मच, आई होप यू लाइक द सेशन। ओके, थैंक यू। आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी। अगर आप इसी तरह के कंटेंट को आगे देखना चाहते हैं तो हमारे पेज को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।